we have understood about the different properties of charge and force between charges. इस आर्टिकल में छोटा सा दो चीज़ रह गया है, फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो डेफिनेशन लेंगे, क्योंकि उसको लेके कंडक्टर के साथ कैसे बिहेवियर होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को रखेंगे तो कैसे बिहेव करता है, वो सब आता है सामने। और एनालोगसली सिमिलर चीज़ें, सिमिलर क्या सेम चीज़ें आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में भी, इसलिए बताना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। रूल्स, डेफिनेशंस, एवरीथिंग आर 100% सेम देयर आल्सो। एंड आफ्टर वी अंडरस्टैंड दिस वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज और रियलाइज व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग। हम कहते हैं ना, इसको इतना चार्ज दे दिए, कैसे दे दिए चार्ज को, कहाँ से पकड़ के ला के दे दिए, तो चार्जिंग कितनी किस्म की होता है और कैसे कैसे होता है, इसमें कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग, ये सब चार्जिंग में समझने में हमें मदद मिलेगा आफ्टर वी अंडरस्टैंड फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो पहले हम एक टर्म यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। When I say electric, I mean electrostatic. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है ना, चार्ज वगैरह, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपके लेवल में सिंपल है, जितना सिंपल नहीं जितना आपको दिखता है। कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, वो एक किस्म का फील्ड बनाता है, वो चलने लगेगा दूसरे किस्म का फील्ड बनाएगा। कोई मैग्नेट रेस्ट में है, एक किस्म का फील्ड बनाएगा, चलने लगेगा दूसरे किस्म का फील्ड बनाएगा। मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। So when the static, the magnet is stationary or the charge is stationary, the corresponding fields are electrostatic field और magnetostatic field। काम चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मीन्स द सोर्स, द चार्ज इज स्टेशनरी, इट्स नॉट मूविंग, और मूव करने लगेगा चीज़ें सब बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग बाई चांस पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक सेपरेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक चैप्टर है, सब में ये सारे चीज़ उसके अंदर, समझ में। और आगे चल के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, लाइट बनता है, वो तो अलग चीज़ है, बाद में तो हाई फंडा हो गया। तो समझ में। तो हम बात करें स्टेशनरी चार्ज की इफेक्ट के बारे में। एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, और चार्जेस मूव करने लगेंगे, दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इन एडिशन टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम लोग अभी स्टैटिक फील्ड के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक टर्म आया, ये टर्म का मतलब क्या है। पहले हम कहेंगे कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब क्या है उसका मतलब। जैसे मान लो कि कोई जगह पे मैं एक मास लेके गया और पता चला उस मास के ऊपर कुछ फोर्स आया, तो हम कहेंगे यहाँ पर पक्का कोई एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसलिए ये मास कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कहीं एक मैग्नेट लेके गए, कॉम्पास लेके गए, उसके ऊपर फोर्स आया, कुछ घूमने फिरने लगा, मतलब वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड था, इसीलिए। सिमिलरली कहीं एक चार्ज लेके जाएंगे, अगर उसके ऊपर फोर्स आया, मतलब वहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए वो चार्ज के ऊपर फोर्स आया, मतलब उसको लाने से पहले दूसरे चार्ज उसका वहाँ पर कोई एक फील्ड बना हुआ था। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसको कहेंगे, द रीजन इन विच ए चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। छोटे छोटे डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, विल नॉट मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि मैं देखा हूँ तुम लोग ओलंपियाड वगैरह में डायग्राम और ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सब मदद करने में आपको मदद मिला। जल्दी दरवाजा बंद करो, फिर नाम बोलेंगे वायरल होगा, लेट में आता है। ठीक है, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ थोड़ा एक्वेंटेड होते हैं। पहला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। द रीजन इन विच ए चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, हियर हम मूविंग चार्ज की बात नहीं करें, स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। चार्ज गेट्स ए फोर्स, एक्सपीरियंस लिख सकता था, लेकिन हम लोग को नॉलेज से मतलब है, लिखने में ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है, इसलिए गेट से फोर्स। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो रीजन में एक चार्ज को लेके जाने से फोर्स आएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी, हाउ इंटेंस इज द फील्ड, कैसे पता करोगे। कोई चार्ज लेके गए, बहुत ज़्यादा फोर्स आया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, थोड़ा सा फोर्स आया तो वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब हाई इंटेंसिटी फील्ड, समझ में आ रहा है लैंग्वेज से, डिक्शनरी मीनिंग। वीक फील्ड मतलब लो इंटेंसिटी फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे समझेंगे, ये हम समझ लिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जिसका नाम है फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये, फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये,
इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये वेक्टर है, हम धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं, समझने की कोशिश करना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करते हैं? व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज, नहीं क्या कहेंगे आप, कहोगे E और इफ ए चार्ज Q experiences a force F in a field, then E electric field intensity is F by Q। हम यहाँ पे F को वेक्टर लेंगे, E हो गया F by Q। और Q चार्ज के ऊपर F फोर्स आ रहा है, F अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा? F by Q। Here F is a vector, E is also a vector. Must note that E is nothing but the force per unit charge। तो क्या होना चाहिए उसका यूनिट? ऊपर है न्यूटन, नीचे है चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। समझ में आया कितना सिंपल डेफिनेशन है? जब हम लोग और माइन्यूटली इसको एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे F by Q होता तो है, बट उसमें एक कंडीशन रहता है कि Q मस्ट बी वेरी स्मॉल। क्यों? वो बाद में बताएंगे, आफ्टर आई टीच यू हाउ वी चार्ज मटेरियल्स। चार्ज करने का तरीके है उसके बाद, तो कुछ चार्जिंग इंडक्शन हो जाता है, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग छोटा सा चार्ज लेके करते हैं, बाद में बताएंगे, फिलहाल आप जान लो इट इज F by Q। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो अगर आपको पता चला कि यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बोल के कैसे पता चला? कोई भी चार्ज लेके जाओ उसके ऊपर फोर्स आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है कैसे पता करोगे? मान लो कि यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस ऐसे पड़े हैं, मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ऐसे करके ढेर सारे, मान लो ये -Q2 है, ये +Q1 है, ये +Q3 है, so they are all producing an electric field here. Means if you bring a spare charge here, that will be experiencing force due to all the charges. Whatever is the net force due to all the charges, that is the net force on the small charge, and that force per unit charge is the electric field at that point. कोई पूछेगा ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ है। कैसे पता चला? अरे ये सब बैठे हैं, कोई भी चार्ज लेके आओगे तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, मतलब यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी? कहाँ पे? हाँ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप क्या करना है? आपको रखना है कोई एक Q कूलम का चार्ज। अब ये Q कूलम चार्ज के ऊपर पक्का ये सारे जो चार्जेस है ये फोर्स लगाने लगेंगे, ये एक फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, तो एक फोर्स ऐसे आएगा, इसके चलते फोर्स अट्रैक्टिव होते हुए आएगा, इसके चलते एक फोर्स रिपल्सिव होते हुए आएगा। यू क्लियरली सी लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिव। So these are the different forces acting on these due to presence of all the charges। क्या बात समझ में आया? अब ये सारे फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना, इसके ऊपर मैथमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील्ड लाइंस इसमें बनेगा। तो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस, और ये सारा फोर्सेस का सपोज हम रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे, एंड सपोज दैट रिजल्टेंट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यू से दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। क्या ये? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी स्मॉल फोर्सेस। तो इतना फोर्स आया इसके ऊपर, इसी जगह पे मतलब एट पॉइंट P, ये पॉइंट। तो व्हाट यू से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट फोर्स बाय चार्ज। P पॉइंट में Q चार्ज के ऊपर इतना फोर्स आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? F by Q, न्यूटन पर कूलम। क्या बात समझ में आया? Are you getting? So it is the net force per unit charge, means force being a vector, electric field is also a vector। समझ में आया समझ में? ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं, पहला हुआ कि फैक्ट्स, पहला हुआ इफ नेट फोर्स on a charge Q at P is F, then E is equal to F by Q। प्लस Q चार्ज के ऊपर हम देख रहे हैं
ये बाय डेफिनेशन है कि कोई प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा उसको एफ बाई क्यू कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एफ बाई क्यू कहेंगे। क्या लेके? पॉजिटिव चार्ज लेके। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई पूछेगा एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए क्यू कूलम चार्ज, ई कितना होगा? क्या आप गेस करके बता सकते हो? ई एक वेक्टर है, कितना होगा? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक क्यू कूलम का चार्ज है और दिया कि प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। हाँ बनेगा। तो कितना है? व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ हियर? कैसे निकालेंगे हम? कोई एक क्यू कूलम चार्ज रखेंगे और देखेंगे उसके ऊपर फोर्स आ रहा है, एंड व्हाट यू आर अल्टीमेटली कैलकुलेटिंग? फोर्स फॉर क्यू कूलम चार्ज। यस, क्लोज द डोर। हाँ आ जाओ। अगर क्यू कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स एफ आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एफ बाई क्यू। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। क्यू कूलम चार्ज के ऊपर अगर फोर्स एफ आ रहा है, 1 कूलम के ऊपर कितना आएगा? एफ बाई क्यू। दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ बाई क्यू। दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग। शुड वी चेंज आवर टाइमिंग फ्रॉम 4 to 4:15 or something like that? Or you are late today? Then you will be a manager. When will you be a student? Whatever is the timing, let us stick to that so that you will not be a loser. Anyway, if a q coulomb charge at a point experiences a force F, then E is equal to F by Q. तो E को हम दूसरे तरीके से सोचेंगे तो कैसे कहेंगे? What is electric field intensity? It is the force experienced by a unit positive charge at any point. अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर जो चार्ज है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया, तो आप क्या करोगे? या तो आप क्यू कूलम का चार्ज रखोगे, छोटा क्यू का, देखोगे क्या फोर्स आया, एफ बाई क्यू, और 1 कूलम रख दो, बात बन गया, है कि नहीं? तो यू कीप ए +1 कूलम चार्ज। व्हेन यू कीप ए +1 कूलम चार्ज हियर, व्हाट यू ऑब्जर्व? आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि जो प्लस कूलम चार्ज है, +1 कूलम, इसके ऊपर एक फोर्स आने लगा है। Started experiencing a force of repulsion in this direction, and whatever is the force of repulsion on this, that is what is the intensity. EF क्या है? फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। और अगर आपको ट्रेडिशनल वे में जाना, अभी तक हम डेफिनेशन नहीं बदले, तो आप यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज रख दो, देखो कितना फोर्स आ रहा है। तो E एट पॉइंट P जो लिख रहे हैं वो कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू F बाई Q। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। व्हाट इज F? F कितना हो गया दोनों के बीच में? K Q बाई आर स्क्वायर बाई Q। तो Q को खा गया ना, बाई Q करेंगे तो Q को खा गया ना, तो क्या मिल गया? K Q बाई आर स्क्वायर। तो कोई एक Q कूलम चार्ज के लिए R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी K Q बाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? आ जाएगा श्रेष्ठा, इजी है, ऐसा कोई हाथी घोड़ा चीज नहीं पढ़ा है, थोड़ी देर में देखोगे तो समझ में आ जाए, अभी बता भी देंगे। ठीक, होल्ड। तो क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर श्रेष्ठा। आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? हाउ इंटेंस और हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी रीजन में एक चार्ज लेके जाओ तो उसके ऊपर फोर्स आएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत तगड़ा फोर्स आएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा फोर्स आएगा तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तगड़ा है, दैट इज डिपिक्टेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक क्यू कूलम का चार्ज को रख दो तो उसके ऊपर जो फोर्स आया F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज F बाई Q। सो एज इट इज द फोर्स, सो यू सी इट्स ए वेक्टर। और यूनिट क्या बनी है उसका? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू कूलम का, उसके लिए R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप यहाँ से R डिस्टेंस में प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखो, देखो कि उसके ऊपर क्या फोर्स आया, K Q बाई आर स्क्वायर। जो फोर्स आया दैट इज द फोर्स ऑन ए क्यू कूलम चार्ज केप्ट हियर, स्मॉल क्यू कूलम। व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर? इट इज F बाई स्मॉल क्यू, इट इज K Q बाई आर स्क्वायर। Q कैंसिल हो गया। आया समझ में सबको? CD को भी आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में बेहतर होगा कि हम समझ लें इसे। C में E को हम सिंपल डेफिनेशन में लिखते हैं। E एट ए पॉइंट, इट इज इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P इज, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स experienced by a +1 कूलम चार्ज, ये प्लस को इम्पोर्टेंस देना, चार्ज लोकेटेड एट P, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तब तुरंत इस फॉर्मूला को यूज करना है, वहां पर 1 कूलम चार्ज रख दो, देखो कितना फोर्स आया, विच इज नॉट ए प्रैक्टिकली फिजिबल क्वांटिटी। मैं लास्ट क्लास भी बताया था 1 कूलम इज ए वेरी ह्यूज चार्ज, पढ़ाने के लिए डेफिनेशन के लिए ऐसे लिख देते हैं, समझ में। तो क्या हुआ, कहीं भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो अभी तक हम जितना भी बोले हैं उसका कोर सेंटेंस हुआ ये आपको याद रखना है। फील्ड का मतलब समझ में आया, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब समझ में आया। निकालते कैसे, जहां भी चाहिए वहां पे +1 कूलम चार्ज रखो। कौन सा चार्ज, +1 कूलम चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, +1 कूलम चार्ज बाय डेफिनेशन, और उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो ये इंटेंसिटी एट पॉइंट P। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हो कि कोई एक +Q कूलम चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि -Q कूलम चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? सेम होगा, आई मीन डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। अगर मैं यहाँ पे कोई +1 कूलम चार्ज रखता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसे आएगा, +1 कूलम चार्ज के ऊपर ऐसे आएगा, यू विल से द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज गोइंग टू बी kq/r², दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट बिफोर। हैड इट बीन दिस चार्ज, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो कैसे होता है, वो +1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kq/r², you see by magnitude they are same, by direction they are opposite। तो क्या देख रहे हैं, जैसे हम कोई एक पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। दूर जा रहे हैं, घटे, देखो r² है ना नीचे, r जितना बढ़ेगा r डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस जाने से घटता है, पास आने से बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। समझ में, कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम दिस। यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, टुवर्ड्स दिस। कितना सिंपल तो चीज है कि नहीं। अच्छा, अब यही स्टेटमेंट को हम लोग अगर दूसरे तरीके से सोचेंगे तो कुछ ऐसे सोचेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is P, then force on E, point P is, sorry is P नहीं, E, point P is, sorry लिखने में गड़बड़, point P is E, then force on a +Q coulomb charge at P is equal to E is given by, थोड़ा सा जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो कर पाएंगे पक्का। क्या कहेंगे, अगर किसी एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वहां पर Q कूलम चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स आएगा, Q इंटू E। बात समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा समझ में आया। तो अब क्या कहोगे, F इज इक्वल टू E इंटू Q। ये तो कहाँ से आया, वहीं से तो आया जहां से हम लोग ये पहला वाला डेफिनेशन को लिए थे, सॉरी E इंटू Q। समझ में, तो फोर्स हो गया Q। अब देखो ये जो Q है ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सपोज Q इज पॉजिटिव, देन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ E, दोनों पॉजिटिव वेक्टर है। इफ Q इज नेगेटिव, ये क्वांटिटी बिकम्स नेगेटिव, फोर्स। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब है अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिपिक्ट किया गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर अगर कोई एक Q कूलम का चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो EQ आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर अगर कोई एक -Q चार्ज है तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स EQ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
व्हाट आई मीन टू से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू ब्रेक द एटम्स, न्यूक्लियस को एक तरफ, इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ खींच के तोड़ने की कोशिश करता है, हरदम तोड़ू टाइप का है, समझ में आया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है तो कोई पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ, समझ में आ रहा, ये बात है, ये बातें भी हमें समझ में आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा कितना समझ में आया जानने के लिए आई वांट टू गिव यू एक स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि छोटे छोटे दो क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर हम कहेंगे एक यहाँ पर कोई एक चार्ज है 3q, यहाँ पर कोई एक चार्ज है 4q, ये डिस्टेंस है r, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये पॉइंट है P। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिया नहीं है, 8, ये 45 डिग्री है, हाँ ये एंगल तो 90 डिग्री दिख रहा है, 8 P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, खत्म कहानी। अब इसके लिए निकालना, इसके लिए निकालना और जोड़ देना, इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मैं अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 3q चार्ज है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड 3q और अवे फ्रॉम 3q। कैसे पता करते हैं, कीप ए +1 कूलम चार्ज, इफ यू कीप ए +1 कूलम चार्ज, ये रिपेल करेगा तो तल नीचे को करेगा, इसके लिए इधर को करेगा नहीं, तो ये 3q है, उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है, वो कुछ ऐसे होने वाला है जिसको आप कहोगे F3, 3q है, और ये 4q है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि वो भी +1 कूलम को रिपेल करेगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कितने सारे चीजों को एक साथ में जल्दी बोल देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी के इर्द गिर्द में सारा चीज निकल रहे हैं। तो कोई पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो 4q के लिए हो गया ये F4, 3q के लिए F3, और सबका वैल्यू मालूम है आपको सॉल्यूशन में। F3 क्या है भाई, F3 3q के लिए याद रहे कि कोई एक q कूलम चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, kq बाय दैट इज द फोर्स। याद रखने की क्या जरूरत है, 1 कूलम रखो, फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 कूलम, 1 कूलम रखो, जो फोर्स निकालो वही बनता था kq बाय r²। तो F3 क्या हो जाएगा, k 3q बाय, समझ में आ रहा है, और F4 k 4q बाय r²। कोई पूछेगा नेट फोर्स, अरे भाई ये तो वेक्टर है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट निकालना तो सबको आता है, सीडी को भी आता है। क्यों सीडी, F3 और F4 का रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है ये ऐसा है, हाँ बीच में वो तो डायग्राम में। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, हाँ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ आता है आपको, बोलो। हाँ अरे 90 आगे क्या है, 90 cos 90 0 हो जाएगा ना, तो फिर इसको क्यों बोल रहे हो, यहाँ से छोड़ दो, समझ में। F3 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर होल डबल, तो कितना हो गया भाई, देखो तो ये हो गया 5kq बाई, क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ये सब लोग ऐसे अपनी मर्जी से खींचते रहते हैं, सॉरी
है, इट इज कमिंग के 5kq बाई आर स्क्वायर। ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर पाओगे? हाँ देखें, अगला क्वेश्चन करो तो सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक चार्ज है ऐसा, यहाँ पर एक चार्ज है ऐसा, और ये मिड पॉइंट है, ये दिया है Q, ये दिया है 2Q, और ये डिस्टेंस दिया है R, ये डिस्टेंस भी दिया है R। फाइंड E एट पॉइंट P, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। कितना सिंपल है, दोनों केस में, केस 1 में और केस 2 में, दोनों केस में करना है। आई एम गिविंग यू वन मोर केस ऑल्सो, सिमिलर केस, क्योंकि आप लोग स्मार्ट लोग हो, फटाफट कर देते हो, तो थोड़ा समय देना पड़ता है। यस, ये हो गया -2, Q 2Q प्लस 2 प्लस 2Q प्लस Q माइनस 2Q। दोनों केस में मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एंड वी नो इट वेरी वेल। Due to Q coulomb charge at distance r, the intensity is kq by r square directed away from the point charge. For a negative charge, it is same kq by r square but directed towards the negative charge. पहला केस में कितना हुआ? कौन सी डायरेक्शन को प्लग? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पूछा तो हरदम पॉजिटिव, मास्किंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों खेत पहला वाला kq by r square, तो दूसरा 3kq by r square। सीढ़ी क्या बोल रहा है? से पहला वाला kq by r square, हाँ, और दूसरा वाला Q3। हाँ पूरा बोल, दूसरा वाला सर एक मिनट एक मिनट। अच्छा अतिरिक्त दूसरा वाला सर दूसरा वाला 3kq by r square। ठीक है, क्यों आया सबको समझ में? हाँ, तो कितना सिंपल है देखो, सॉल्यूशन में लिखेंगे सर k3q by r square। हाँ k3q by r square। दैट इज 3kq by r स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो पहला केस में इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके चलते जो होगा वो ऐसा होगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलो उसको E1 कहते हैं, इसके चलते जो है इसको E2 कहते हैं। अगर कोई पूछेगा पहला केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप कहोगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है तो पक्का ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। गुड, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। E2 कितना है? 2Q के लिए कितना है? 2kq बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोई Q कूलम चार्ज के लिए r डिस्टेंस में kq बाई आर स्क्वायर होता है। माइनस E1 कितना है इसके लिए, यहाँ पर kq बाई आर स्क्वायर। तो समझ में आया कि ये kq बाई आर स्क्वायर है। जबकि इन द सेकेंड केस में Q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो कि इस डायरेक्शन में हुआ E1, और -2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां पर +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करता है, सो इट विल बी लाइक दिस। समझ में आया? दोनों विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो आप कहोगे सेकेंड केस में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो देखो तो E1 Q के लिए हुआ kq बाई आर स्क्वायर प्लस 2Q के लिए हुआ k 2Q बाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि -2 क्यों नहीं लिखना है कि 2Q बाई आर स्क्वायर बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलरेडी टेकन केयर। आया समझ में? तो कितना हो गया इसका वैल्यू? 3kq बाई आर। आया समझ में? है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो।
है और इसमें दिया गया है कि ये जो साइड्स है वो लेंथ L के हैं। यहाँ पर है चार्ज Q, यहाँ पर है चार्ज Q और यहाँ पर है एक पॉइंट, ये Q1 है, ये Q2 है। बात समझ में आया? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ E एट पॉइंट P। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। कहाँ पे? एट पॉइंट P। when bit number 1 Q1 is equal to Q, Q2 is equal to Q, bit number 2 Q1 is equal to Q, Q2 is equal to minus Q। ये दोनों केस में P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर सकते हैं और फिर हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके बता सकते हैं। along x axis, along negative x axis, along positive y axis, ऐसे करके बता सकते हैं। So you have to find out the magnitude and direction of electric field at point P in this equilateral triangle, जबकि Q1 Q2 का वैल्यूज आपको दिया गया है। कोशिश जारी है और पक्का आंसर जल्दी आ जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। You have to find out the electric field. पहले बताओ तो आप लोगों से बनेगा? देखिए पहला वाला हो भी गया। देखा कौन पढ़ा रहा है? मेरा क्या क्रेडिट है? पढ़ाने वाले का। जो सुराही बन जाता है मिट्टी का क्रेडिट है कि बनाने वाले का? नहीं सर, मिट्टी का भी होता है, हर मिट्टी में नहीं बनता है। आई कैप जैकअप कर सकते हो ऐसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, पहला केस में कौन सा डायरेक्शन में होगा? कितना हुआ बेटा पहला केस में? वेरी गुड। किस डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन। दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। वेरी करेक्ट। हाँ, दूसरा केस में kq/l² इस डायरेक्शन में। kq/l²। हाँ, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। ऐसे हो गया सबका? देखो करते हैं पहला केस में। लेट मी डू इट। अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट मी मेक ए लिटिल स्पेस। पहला केस में ये है पहला केस, ये है प्लस क्यू कूलम चार्ज और ये है प्लस क्यू कूलम चार्ज, और पूछा है कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q चार्ज से दूर इधर की तरफ होगा, और इस Q के लिए जो होगा वो Q चार्ज से दूर इधर की तरफ होगा। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंसेस बराबर है, मतलब ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ये उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे बाय मैग्नीट्यूड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाय ट्रायंगल लॉ इट हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट हैज टू बी वर्टिकल। तो ऑप्शन ए का आंसर हुआ E at point P. E at point P is resultant of these two vectors. अब ये दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है? E और E के बीच में 60 डिग्री। तो फॉर्मूला हो गया E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2EE cos 60। यू नो ट्रायंगल लॉ है कि नहीं? Where what is E? The electric field here due to this। इसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है यहाँ पे? kq/l²। kq/l²। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? E at point P
इज इक्वल टू ई एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ये पूरा चीज होगा √3e और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो √3 के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? सबका तो हो गया था लीनियर सब को छोड़ के, कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। हाँ ठीक। तो दूसरे वाले में इन द सेकेंड केस इफ यू गो यू से हियर इज द ट्रायंगल, हियर इज द ट्रायंगल जिसमें चार्ज q है और माइनस q है, q है और माइनस q है, यहाँ पे पूछा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो कुछ अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके रिलेटिव भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। लेकिन पहले अगर यहाँ पे इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड E हुआ करता था तो अभी इसके लिए E ही रहेगा, क्योंकि बाय चेंजिंग द सोर्स चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज बट द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। Q के लिए जितना होता है माइनस Q के लिए उतना ही होता है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होता है। नाउ अगर आपको पूछा गया पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो जाएगा? यस, तो आप कहोगे E at point P will be something स्क्वायर प्लस स्क्वायर, चिन्ह में तैयार हो जाओ, 2 स्क्वायर कॉस, क्या एंगल लिखेंगे? 60। अरे सब मोए मोए कर दो उसको, सर ये पूरा एंगल दोनों के बीच में क्लियर तुमको 60 दिख रहा है, धरती फट जाएगा। हाँ तो ये मेरी तरह 120 का √, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट नहीं, तो ये हो गया 120, तो ये कितना हो गया? सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग E, और E कितना है? के क्यू बाई E क्या था? फोर्स हियर ड्यू टू दिस, फील्ड हियर ड्यू टू दिस। ऐसा समझ में? अच्छा ठीक है। Here is a ring, ये एक रिंग है और ये रिंग का रेडियस दिया हुआ है r, इसमें चार्ज है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। A charge a ring of radius r has charge per unit length lambda coulomb per meter on it। कोई रिंग है उसके ऊपर चार्ज है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर ऑन इट, ठीक है, मतलब हर 1 मीटर में आपको लैम्ब्डा कूलम चार्ज मिलने वाला है। फाइंड E at सेंटर, हर बार जीरो बोलने से पहले सर क्यों बोलते हो? सर जीरो, सर हीरो, तुम खाली जीरो बोलना। क्या ये सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो जिन लोगों को समझ में आ रहा है कितना जल्दी सोच रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू ऑल। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है कोई पॉइंट चार्ज के लिए, एंड चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस एवरीवेयर। मैं एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ, उसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, सबके लिए निकालूंगा और जोड़ूंगा। कोई एक छोटे से चार्ज के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर चार्ज ले तो वो इसके लिए ऐसे होगा। तो दोनों का इफेक्ट मिला जुला इफेक्ट में इंटेंसिटी मिलेगा 0। तो हर एक चार्ज का जो इफेक्ट होगा दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द मिरर चार्ज और द ऑपोजिट चार्ज, सो द इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 0। समझ में आया? सो आंसर हुआ E at center is 0, there is no electric field। क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस विल कैंसिल आउट देयर इफेक्ट्स। सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, सबको अगर समझ में आया इसका आंसर कौन देता है? हियर इज ए रिंग, ये कोई एक रिंग है। अब ये जो रिंग है बहुत पतला है, थोड़ा इसको मोटा करते हैं, चल इसको थोड़ा मोटा रिंग बनाते हैं। ये जो मोटू वाला रिंग है, इसमें हुआ यूं है कि इसमें भी चार्ज रखा हुआ है हर जगह। कहाँ गया ये लेकिन देयर इज ए कट इन द रिंग, यू सी देयर इज ए कट इन द रिंग, क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देयर इज ए कट।
और ये रिंग पे चार्ज कितना है, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, पूछा है ये सेंटर है, इफ ए थिन, ये माइनस लैम्ब्डा है, थिन कट इज मेड on a uniformly and negatively charged ring, then E at center is directed, ऑप्शन देता हूं, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स कट, अवे फ्रॉम कट, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम कट, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम कट, एंड सी हो गया 0। आप क्या कहोगे? डी। डी है, ए बी सी दिया, इसका आया डी। क्या बोला? डी डी। एक बोल, दोबारा बोलने से दूसरा मतलब निकलता है। अरे डी। सही है क्या वो? हाँ, समझ में आया। क्या क्या लड़का है? बी अब से देख, हाँ ये अभी देखो, ये नेगेटिवली चार्ज है, चिन्ह में बोल रहा है कि बी। चलो देखते हैं, अब ये नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं हर एक चार्ज का इफेक्ट विल बी काउंटर नॉलिफाइड बाय द ऑपोजिट चार्ज, बट यहाँ पे जो चार्ज है उसको अफेक्ट करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उसके भागने वाला गायब है। तो यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो खींचेगा, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कट, चिन्ह इज करेक्ट। समझ में आया? हाँ, कितना अच्छा। चलो ठीक, तो ये समझ में आया, इसके ऊपर और तालमेल नहीं करना। ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डम्बल शेप्ड चार्ज है, ये डम्बल शेप्ड चार्ज है, ये है कुछ -q कूलम चार्ज और ये है कुछ +q कूलम चार्ज, जो कि इट कैन रोटेट अराउंड दिस। तो हाउ दिस डम्बल इज गोइंग टू रोटेट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? नॉट ए क्वेश्चन, बता दो भाई। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एक चार्ज कर रखेंगे तो ये पूरा जो चीज है, ये पूरा चीज ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? तेरे को क्या लग रहा है इस पे? एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर को आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर को आएगा और ये घूमने लगेगा। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सबको समझ में आ गया? बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमें समझ में आया। ठीक है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, सी थ्रू ऑनलाइन और क्वेश्चंस। अब अगला चीज आया, व्हाट इज फील्ड लाइंस। ये एक हाइपोथेटिकल चीज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तुम लोग देखोगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, कंसेप्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख लेंगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? फील्ड लाइंस का मतलब है, फील्ड लाइंस का पूरा नाम है फील्ड लाइंस ऑफ एक्शन। मतलब जैसे किसी फोर्स को ले लो, उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इनर्शिया होता है, देयर इज ए लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन में वो एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज को हम रखें किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, पता चला कि उसके ऊपर ये फोर्स आया, तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, और क्या है, इसके साथ साथ ये फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस लाइन। समझ में आया? और अगर एक चार्ज को यहाँ पे रखे तो फोर्स ऐसे आएगा। सपोज ये चार्ज को कुछ यहाँ पे रखे होते, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रखे होते, पता चला सपोज फोर्स कुछ ऐसे आता, तो लाइन ऑफ एक्शन वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर रखा होता है, लाइन ऑफ एक्शन वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यू जॉइन ऑल दिस कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए फील्ड लाइन। जो कि समझने में दिक्कत हो रहा है, उसको कुछ दूसरे तरीके से हम लोग समझेंगे।
फील्ड लाइन का मतलब हुआ, इसका पूरा नाम होता है लाइंस ऑफ फ्लक्स और लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस, ऐसे बहुत सारे नाम में उसको कहते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स मींस लाइंस ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और इसको लाइंस ऑफ फ्लक्स भी कहते हैं। कैसे करना है, कोई चार्ज को यहाँ पर रखे, इधर को फोर्स आ रहा है, यहाँ पर रखे, इधर को फोर्स आ रहा है, यहाँ पर रखे, इधर को फोर्स आ रहा है, वो सारा पॉइंट को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जोड़ते हुए जाओ तो एक कर्व मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड लाइन। समझ में आ रहा है? समझाने के लिए हम कैसे कहेंगे, सपोज हम कहेंगे कि एक चार्ज को अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे, किधर को जाएगा, जिधर को फोर्स आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे जैसे हो जाएगा दैट इज डिपिक्टिंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? तो उसी डायरेक्शन में हम लाइन खींचते जाएंगे तो यू विल गेट ए फील्ड लाइन, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोचो कि सपोज हम कहेंगे यू आर सिटिंग ऑन द सी बीच में बैठे हो आप, मान लो कि यहाँ पर कोई एक चीज पड़ा हुआ छोटा सा, आपने क्या किया, इसके साथ एक थ्रेड लगाया, पतला सा थ्रेड रेत पे पड़ा है, ऐसे करके लगाया, इधर डाल दिया। नाउ यू स्टार्ट पुलिंग द थ्रेड, क्या होगा, दिस विल मूव। हाउ दिस विल मूव डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, व्हाट इज द मास ऑफ दिस एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन वगैरह। अगर मान लो फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर देते तो मास के बारे में सोचो। सोचो कि दिस इज वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर जिसका कोई मास नहीं है, तो जैसे आप खींचोगे यू विल नोटिस दिस पीस ऑफ पेपर एग्जैक्टली फॉलोज दिस पाथ, ऐसे ऐसे करते करते इधर से घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग? अगर ये छोटा सा पीस ऑफ पेपर नहीं है, कुछ मासी बॉडी है, मान लो कि नॉट लगा है यहाँ पे, नॉट बोल्ट एक तो लगा है, अब खींचोगे तो थोड़ी वो ऐसे आएगा, वो इसी रास्ते को फांदते हुए अपने हिसाब से कुछ अपने रास्ते में आ जाएगा, क्योंकि जैसे वो चलने लगेगा उसके पास वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी चलते और मास के चलते इनर्शिया आएगा, डायरेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पहले वाले का मास नहीं था, इनर्शिया नहीं था, तो ये अपना डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कौन एग्जैक्टली फोर्स को पाथ को फॉलो करके जाएगा, जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। आपके पास अगर टेबल के ऊपर कोई छोटा सा पीस ऑफ पेपर दिया गया है, आपको कहा गया पुश दिस पेपर, इस पेपर को ऐसे पुश करके लो, कैसे, इस रास्ते में, तो अगर स्मॉल पीस ऑफ पेपर तो आप ऐसे ऐसे करके उसको पुश करके ले सकते हो, बट ट्राई टू डू इट विथ ए कॉइन, ऐसे ऐसे करके लोगे, आपके हाथ से निकल जाएगा। आप जब इधर मुड़ने की कोशिश करोगे उधर भाग जाएगा, बिकॉज इट हैज गॉट मास एंड इनर्शिया। आर यू गेटिंग? तो फील्ड लाइंस हम किसको कहेंगे, अगर कोई चार्ज ऐसे ऐसे रास्ते में आएगा, कब आएगा, जब उसका मास नहीं है, तो ऐसे हम कहेंगे इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड when a massless charge particle is released from rest, the path followed by it represents the field line। थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन लॉजिक तो समझ में आ गया ना। क्या होना चाहिए, मासलेस होना जरूरी है। हाँ, तो अगर हम कहेंगे कि मासलेस, मास का जो इनर्शिया जो फैक्टर आ रहा है ma आ रहा है, वो ma अगर उसका जो फोर्स आ रहा है उससे काफी ज्यादा है, तो सपोज जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, और ma वाला जो इनर्शिया के चलते जो शूडो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 0.001 न्यूटन का, हम कहेंगे मास नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इफ द शूडो फोर्स पार्ट इज इग्नोरेबल एज कंपेयर्ड टू द अदर फोर्स वी आर एनालाइजिंग दिस, देन यू कैन से इट इज ए द पाथ फॉलोड इज ए फील्ड लाइन। समझ में? प्रैक्टिकली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ना भूत ना भगवान। देखिए कभी कोई भूत देखा है ना भगवान देखा है, लेकिन दोनों पे लोग विश्वास करते हैं। भूत दौड़ाते तो भगवान पास जाते, भगवान दौड़ाते भूत के पास जाते। मंत्र अंतर करते ना लोग, जाके ताबीज पहन के मारो उसको पकड़ के, ये दोनों करते हैं। लोगों का ये है कि भागना। अच्छा, ये जो फील्ड लाइन से क्या हुआ, क्या हुआ, इट इज द पाथ फॉलोड बाय, इट इज द पाथ फॉलोड बाय a massless positive charge in an electric field when released from rest, when released from rest। कोई मासलेस पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी का डेफिनेशन था, फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस डेफिनेशन को कन्वेंशन को रखते हुए हम कहते हैं कि मासलेस पॉजिटिव चार्ज, ये हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है। मासलेस कैसे हो सकता है, जैसे वो बोला थोड़ा सा कुछ तो चार्ज रहेगा, तो मास रहेगा। इट इज द पाथ फॉलोड बाय ए मासलेस पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई मासलेस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे, जिस रास्ते में जाएगा उसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बात समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक +Q कूलम चार्ज है। सोचो, थोड़ा सा सोचो, बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है। तुम अगर
+2 का 15 साल का कोचिंग देखोगे तो 10 बार मिलेगा। कोई +q कूलम चार्ज है उसके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। ये सब ग्राफिकल चीज़ों को बताने के लिए मुझे अभी तक का इतना बकबकाहट करना पड़ा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राफिकल चीज़ें आता है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रख दिए, कैसे दिखेगा फील्ड लाइंस, ये यही बताने के लिए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से लेके आ रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे चाहिए कि हाउ आर द फील्ड लाइंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो जैसे भागेगा, कहाँ छोड़ेंगे, कहीं भी छोड़ो, यहाँ छोड़ देंगे तो किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वो भागेगा ऐसे। यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा, यहाँ छोड़ेगा तो ऐसे भागेगा। दैट मीन द फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज आर समथिंग गोइंग अवे फ्रॉम इट। कितने का मतलब नहीं है, हम तो शो कर रहे हैं किस डायरेक्शन में जाएगा फील्ड लाइंस ऐसे हैं। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इस फिगर को दोबारा मैं करता हूँ और लिखूंगा कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसके लिए फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे बनेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव चार्ज होता तो कैसे होता? कहीं भी +1 कूलम चार्ज खींचेगा इसको, मतलब ये चारों तरफ से ऐसे आएगा। द फील्ड लाइंस ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज आर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अगर मैं केस को थोड़ा और कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं, बट यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज, यू कैन डू इट। मैं सपोज कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ये +q है, ये -q है। अब सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप लोग कर लोगे। ये जो q कूलम चार्ज है, यहाँ पर अगर रखें, एक मिनट बेटा, यहाँ पर रखेंगे कोई +1 कूलम चार्ज को तो ये धक्का देगा, रिपील करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इट विल बी लाइक दिस। मतलब इधर से जो फील्ड लाइन जाएगा वो दिखने में कुछ इस किस्म का होने वाला है। फील्ड लाइन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग? अच्छा, इधर कोई चार्ज को छोड़ देंगे, क्या होगा? तो यहाँ पर कोई +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो धक्का देगा, ऐसे देगा ना, और ये खींचेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये छोटा होगा दूर पे, ये बड़ा होगा पास में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन होगा कुछ ऐसे होगा ना? हाँ, तो अकॉर्डिंगली आप गेस करोगे प्रॉपर्ली और देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो फील्ड लाइंस इधर से जा रहे होंगे वो कुछ ऐसे जा रहे होंगे, यहाँ पर आते आते ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ या बीच में आ जाएगा तो ये जितने जोर से धक्का देगा उतने जोर से खींचेगा वो ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। इधर से जाएगा तो फिर फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगे, इधर से कुछ ऐसे रहेंगे। दीज आर डिफरेंट फील्ड लाइंस, सो देयर आर सेवरल फील्ड लाइंस यू कैन ड्रॉ। समझ में आया क्या? कोई पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए और एक पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए कैसे हो रहा है फील्ड लाइंस, हमें समझ में आया नहीं? अच्छा, अब इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। क्या आप लोग लिख लिए इसको? थ्योरेटिकल है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि ठीक ठाक चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है? इसलिए तो यहाँ पर पढ़ने तो ही फायदा है कि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। तो पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट हम लोग देखें। दूसरा पॉइंट हुआ जो फील्ड लाइंस है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी पहला हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। They are starting from a always positive charge going towards the negative charge. You clearly see. देखो तो ये पॉजिटिव से शुरू हुआ नेगेटिव की तरफ गया क्योंकि फोर्स ऐसे था ना, और ये पॉजिटिव से शुरू हुआ सर नेगेटिव की तरफ किधर गया? हम बोले थे एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल। इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज देयर मस्ट बी सम इक्विवेलेंट ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज समवेयर एल्स। तो इसका नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं तो होंगे, उन्हीं के सोच में गए सर्च में। ये नेगेटिव चार्ज है मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होंगे। So the field lines are always directed from the positive charge towards the negative charge, or you say they emanate from the positive charge and terminate at the negative charge. जहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहीं पे खत्म। ये फील्ड लाइन यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। ये नहीं होता तो इधर निकल जाता। समझ में आया क्या? अच्छा, तो हम कहेंगे फील्ड लाइन्स स्टार्ट और emanate start from a
positive charge and 8 the negative charge। पहला चीज है वो समझ में आया। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ द tangent to fill line at any point gives direction of electric field at that point। The field lines at any point gives direction of electric field at that point। कहने का मतलब हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग देख रहे थे कि अगर हम कहेंगे कि जस्ट अ मिनट आई विल डू इट हियर, अभी थोड़ी देर बताए थे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ड्रॉ करूंगा तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हम कहेंगे ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड लाइंस। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज के ऊपर हम देखना चाहते हैं हाउ इज द फोर्स, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज रखो यहाँ पे, तो इसके चलते जो फोर्स आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, बड़ा सा फोर्स आएगा, और इसके चलते जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा, किसके ऊपर? 1 कूलम के ऊपर, और जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हुआ ना? तो ये जो नेट फोर्स है दैट इज द नेट फोर्स ऑन दिस प्लस 1 कूलम चार्ज एट दिस पॉइंट, मतलब दिस नेट फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? ऐसा। इज इट नॉट टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स? दैट इज व्हाट इज रिटन। अगर कहीं पर आपको फील्ड लाइन दिया गया है, पूछा गया बताओ ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट। टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन एंड अलोंग दैट ओनली इट इज मूविंग। जो डेफिनेशन बना है उसी को घुमा फिरा कोई बता रहे, है ना? राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था, क्वेश्चन आएगा दशरथ जी के बेटा कौन थे? कौन थे? अरे अब बाकी नहीं थे क्या? समझ में आ रहा? लेकिन ये हम लोग चीजें ऐसे बना रहे हैं क्योंकि राम जी के एक ही पिता थे, सबके एक ही होते हैं, दशरथ जी के एक ही बेटा थे क्या? राम जी, तब जाके राम जी के पिता बनने से बोलते हैं नहीं। अच्छा, ये समझ में आया? टेंजेंट क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी कहो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ई। कोई पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो वी गो लाइक दिस। तीसरा हुआ फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हम कहेंगे किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना? कितना सिंपल सा चीज है। अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज रखेंगे उसके ऊपर जो भी फोर्स आएगा एक ही फोर्स होगा, तो उसका एक ही डायरेक्शन होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? सो फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर द सेम वेक्टर। समझ में? तो क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, क्योंकि दो डायरेक्शन नहीं हो सकता कि फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ में? दो और इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे फिर जस्टिफाई करेंगे थोड़ी देर में। दे मतलब फील्ड लाइंस एंटर और कम आउट ऑफ conducting surfaces in a direction normal to the surface। बताएंगे आपको क्यों ऐसे होता है, लेकिन अभी मे भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद और पढ़ाने का, 1 घंटे के बाद। They enter or come out of conducting surface in a direction normal to the surface। सपोज हमारे पास कोई पीस ऑफ मेटल है,
and this piece of metal is given that it is now ये क्या हुआ है piece of metal, मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और चार्जेस इस चीज के ऊपर पड़े हुए हैं। कहाँ है वो चार्ज, सेंटर में है कि पूरा वॉल्यूम में है कि सरफेस में है, सरफेस में। व्हाटएवर चार्ज यू गिव दैट गो टू द सरफेस, सारे चार्ज यहाँ पर है, सारे चार्जेस आर हियर, तो पक्का यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेगा। का मतलब क्या है, वी आर मेकिंग जस्ट अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, है कि नहीं। फील्ड लाइंस आर ड्रॉन, इसके लिए फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करने के लिए कहेंगे तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इट विल गो अवे। यहाँ से जो निकलेगा नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे, समझ में आ रहा है। यहाँ से जो निकलेगा ऐसे, इट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्यों सर, वेट करिए, 1 घंटे में आ जाएगा सामने आपके क्यों ऐसे होता है, समझ में आया। ध्यान रहे कि नॉर्मल टू दी सरफेस होंगे लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपको अगर मान लो कि कोई मेटल है, दिखने में कुछ ऐसा है और पता चला इधर से भी निकला इधर से निकला, एक दूसरे को टकरा गए, नहीं होगा। यू कैन थिंक ऑफ एनी टिपिकल केस फॉर इट। निकलेंगे ऐसे, ये भी सही है, नहीं टकराएंगे वो भी सही है, उसके बाद मुड़ जाएंगे, बात अलग है, समझ में। आफ्टरवर्ड्स दे विल बेंड बट एट द सरफेस दे हैव टू बी नॉर्मल एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये बातें समझ में आया? ये ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस होता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक सिलिंड्रिकल बॉडी है और पूछा गया ड्रॉ दी फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद ए चार्ज सिलेंडर, तो आपको ऐसे ऐसे दिखाना है क्योंकि दे हैव टू कम आउट नॉर्मल टू दी सरफेस। वो ऐसे काफी क्वेश्चन डिफरेंट छोटे छोटे इंट्रांस में आता है, ऐसा टेढ़ा करके खींच लिया होगा, किसमें ऐसा करके खींच लिया होगा, कौन सा फील्ड लाइन सही है, इट हैज टू बी नॉर्मल। अभी तक आपको मालूम ये नहीं है कि नॉर्मल क्यों होता है, वो हम बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल शुरू करो। And the last point related is field lines, ये भी हम बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए। आर discontinuous inside conductor और metal, कंडक्टर के अंदर ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। मतलब सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए कंडक्टिंग बॉडी एंड दिस कंडक्टिंग बॉडी इज kept somewhere here is a plus q coulomb charge, the field lines obviously go like this, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो इधर आने वाले हैं वो क्या करेंगे मालूम है आपको, ये आएंगे सब सीधा यहाँ तक, दे विल कम अप टू दिस, लेकिन आके कहानी खत्म, दे विल नॉट एंटर, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा फील्ड लाइंस, और फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर आगे इधर आगे, बीच में इट इज डिसकंटिन्यूअस, देयर इज नथिंग, इट मे बी ए हॉलो मेटल, मे बी ए सॉलिड मेटल, ये मत सोचना कि सॉलिड होगा, हॉलो होगा तब भी it will not get into this, it cannot enter into the skin of this, है ना। अब क्यों ऐसे होगा वो भी बताएंगे, ये जो इसके पहले वाला और ये दोनों को एक साथ में बताएंगे कि क्यों ऐसे होता है, why the field lines are discontinuous inside the conductor। मेथड ऑफ इंडक्शन इसमें से आएगा, चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर दूसरा कोई फील्ड लाइन ऐसे आया तो आप देखोगे यहाँ पे खत्म हो गया, इधर निकल गया, ऐसे आया तो यहाँ पे खत्म हो गया, इधर से निकल गया, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। और ये जो अंदर जाने वाली चीज है ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इट मे बी हॉलो, इट मे बी सॉलिड। ये अगर हॉलो है फिर ये मत सोचना कि हाँ यहाँ पर रुक गया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, फिर ऐसे गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, डिसकंटिन्यूअस इनसाइड। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से लेना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कुछ सही और गलत फिगर को दिखाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ। अगर कोई कहेगा कि हाँ देखिए मेटल में घुसा नहीं है, यहाँ पर घुसा, फिर यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से निकला, ऐसा गया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अंदर भी नहीं रहेगा, आर यू गेटिंग, इट कैन नॉट एंटर, तो आएगा कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टर्मिनेट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। जेईई आईआईटी का क्वेश्चन है 2008 का, बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा कि इतना मेहनत किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग field line associated with the sphere is correct? Which of following field line associated with hollow metal ball is correctly drawn? आईआईटी जेईई का है, पहली बार आया, उसके बाद सारे बुक पर उतार के लगी। ये है एक
दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के लिए लाइन्स ऑफ फ्लक्स में ड्रॉ करने वाला हूँ और आपको बताना है आपको कौन सा केस में फील्ड लाइन्स सही ड्रॉ किया गया। पहला केस में दिया गया है फील्ड लाइन्स ऐसे, दूसरा केस में दिया गया है ऐसे, तीसरा केस में दिया गया है ऐसे, चौथा केस में दिया गया है ऐसे। A B C D, A B C D, सर बी क्या B बोल रहा है ना? हाँ, तो B क्यों होगा बताओ? हाँ तो क्या होगा, वो तो B बोल रहा है। हाँ बोल, B क्यों होगा? कुछ होगा कि ऐसे नहीं सर सुंदर दिख रहा है इसलिए होगा? तो क्यों होगा? क्या होना है? ये जो फील्ड लाइन से इसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, कौन सा दोनों प्रॉपर्टी को देखेंगे? एक तो अंदर नहीं घुसना है, दूसरा हुआ परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना है। क्या ये अंदर घुसा है? नहीं। तो हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये नॉर्मल टू द सरफेस है? कैसे नहीं? कैसे नहीं? यू अबनॉर्मल। देखो इधर, अबे ये इधर है, ये ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन क्या ये सरफेस को नॉर्मल है? यहाँ पर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। क्या ये परपेंडिकुलर है ये लाइन टू द सरफेस? नहीं ना? हाँ या ना? तो ये नहीं हो सकता। अच्छा ये हो सकता है, देख क्या नॉर्मल नहीं है? हाँ तो फिर क्यों नहीं होगा? अंदर से चला गया, देखा? ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है? ये भी तो वही है नहीं? डी में क्या है नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। क्या अंदर से डिस्कंटिन्यूअस है? हाँ डिस्कंटिन्यूअस है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आईडी जी का क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो आपको फील्ड लाइन्स की समझ में आया। लास्ट ये था, ई था लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं। डेफिनेशन ऑफ ई with the help of fill lines, fill line की मदद से E का डेफिनेशन करने की कोशिश करेंगे। एक तो अगर प्रैक्टिकली आपको पूछा गया तो की पे +1 कूलम चार्ज और देखो कितना फोर्स आ रहा है। कहीं एक जगह फील्ड लाइन ड्रॉ करके दे दिया है, देख के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा? ग्राफिकली हाउ टू इंटरप्रेट द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फील्ड लाइन्स। अब सोचो मैं जानना चाहता हूँ कि मान लो बारिश हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। जोर से बारिश हो रहा है कि धीरे से बारिश हो रहा है, ठीक है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेन? मैं इसको दो तरीके से चेक कर सकता हूँ। एक तो हुआ कि हाथ बाहर निकालो, पर हाथ में बहुत जोर से पानी थपाथप लगने लगा तो इट्स हैवी रेन, हाई इंटेंसिटी रेन। धीरे धीरे लगा तो इट्स डीजिंग, आप कहोगे कि लो इंटेंसिटी रेन। ये हुआ एक तरीका। हाउ यू आर सेंसिंग इट इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर हैंड अंडर द ओपन स्काई। देयर इज अनदर मेथड आल्सो। हाथ बाहर निकालना नहीं, मान लो बाहर अंधेरा है, बहुत जोर से बारिश हो रहा है, टॉर्च लाइट डालो। टॉर्च लाइट डाल के देखोगे पानी गिर रहा है, पूरा पास 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 गिर रहा है और बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं, तो हैवी रेन है। एक यहाँ गिर रहा है, कभी यहाँ गिरा, कभी वहाँ गिरा, ऐसे क्या करके गिरा, हाँ थोड़ा थोड़ा से हो रहा है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? सो लुकिंग एट द लाइन्स यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू कैन से द इंटेंसिटी ऑफ रेन, एंड एक्सपीरियंसिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट आल्सो यू कैन एक्सपीरियंस द रेन। सो इंटेंसिटी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फोर्स देखें तो इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन भी समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं एक हाई इंटेंसिटी फील्ड लाइन है, हाई इंटेंसिटी रीजन है, तो वहां पर हम फील्ड लाइन को कैसे करते हैं? पास पास ऐसे करते हैं, ये हाई इंटेंसिटी है। जैसे अगर ऐसा बारिश हो रहा है तो आप क्या कहोगे? हाई इंटेंसिटी बारिश है। और ऐसे पास में दूर दूर हो रहा है तो बहुत लो इंटेंसिटी बारिश हो रहा है, ऐसे कहते कि नहीं कहते? दैट मीन्स इफ यू ड्रॉ फील्ड लाइन्स वेरी क्लोज टू इट, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वी से इट्स ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? और लाइंस को दूर दूर करके एक दूसरे से ड्रॉ करेंगे, हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? यू नो डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। तो अगर हम कहेंगे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया
और ये एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको क्या लग रहा है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर लग रहा है आपको, ए और बी, बाय फिगर? ऑप्शन बी ऑब्वियसली, बिकॉज फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड। फील करने वाली चीज है। ऐसा कोई चीज होता है क्या? फील्ड लाइंस निकल के जाते हैं, हम कहते हैं इधर से निकलते उधर जाए, कुछ नहीं होता है। इट्स अ हाइपोथेटिकल वे टू एक्सप्लेन व्हाट इज फील्ड। सो व्हाई यू से बी? अभी थोड़ा सा और मैथमेटिकली सोचो। इफ यू कंसीडर ए स्मॉल एरिया हियर, थ्रू दिस एरिया व्हाटएवर फ्लक्स इज पासिंग through the same area, you will find more amount of flux is passing, more field lines are passing. That means when field lines per unit area is more, electric field is more. हम ऐसे कहेंगे. Are you getting? I'm not going to mathematical equation of field lines per unit area. ये एरिया में ज़्यादा field line दिख रहा है, ये एरिया में कम field line दिखना है, same area, एरिया बराबर है, समझ में आ रहा है? So field lines are close to each other. That means more field lines pass through a small area. You say electric field is strength is more. क्या बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे समझाएंगे? दो तरीके से। कैसे समझाएंगे? पहला हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इट इज फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? फील्ड लाइंस पासिंग फॉर यूनिट एरिया। जिस ज्यादा फील्ड लाइन जा रहा है, फ्लक्स लाइन जा रहा है, तो आपको होगी स्ट्रॉन्गर फील्ड। फील करने वाली चीज, इसके मैथमेटिकल इक्वेशन है, गॉस लॉ वगैरह है, उसके बाहर निकल जाओगे, कहाँ पता नहीं चलेगा। खाली गेस करना चाहिए कि देख के फील्ड को पता चलना चाहिए कि कहाँ पर फील्ड लाइन ज्यादा है। क्यों आद्रिक? कभी कभी मेरे को भी देखो, ये सर उसको देखता है, मेरे को यस मुड़ता है। तो ई का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ई इज टेंजेंट टू फील्ड लाइन। तो क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें पता चलना चाहिए। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पार्टिकल चार्ज एट एनी पॉइंट, यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इफ फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन, तो कितना फील्ड लाइन जा रहे हैं पर यूनिट एरिया, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टैंजेंट टू द फील्ड लाइन्स, all together give you the magnitude and the direction of electric field intensity. समझ में आ रहा है? आपको ये सब चीजें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आए। रटने की तो समय आएगा, क्लास 12 में पूछेंगे, अभी कोई पूछेगा थोड़ी, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछेंगे। सोचो तो, अगर आपको सचमुच समझ में आ रहा है, मैं कहता हूँ कि ये कोई रीजियन का फील्ड लाइन्स है। जस्ट सिंपल आई एम ड्राइंग डिफरेंट फील्ड लाइन्स। Now these are different field lines drawn in a region. पूछा गया कि रीजियन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि रीजियन बी में, तो आप क्या कहोगे? कितना सिंपल समझ में आया? बिकॉज योर लाइन्स आर लुकिंग क्लोज, है कि नहीं? अच्छा, तो एग्जांपल से ही पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, डायरेक्शन क्या है कोई मतलब नहीं, द मैग्नीट्यूड की बात, इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। कितना सिंपल है। एग्जैक्टली सिमिलर थिंग्स यू टू डू व्हेन यू विल गो फॉर मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर भी चीज़ों को ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन सेम है, फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, ऐसे करके आएगा। और फोर्स ऑन ए यूनिट पार्टिकल चार्ज था, यूनिट नॉर्थ पोल आएगा वहाँ पर। डेफिनेशन 100% वही है। एनीवे, ये समझ में आया। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होगा, तो हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक्सप्लेन करना है आप। कुछ केसेस दे रहा हूं। पहला केस में मैं कुछ ऐसा दिया, ये है, चलो बढ़िया से ड्रॉ करें। हाँ, ये है, दूसरा
आपको बताना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। बनने वाला है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं बाहर से मंगाया था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रीजन के साथ बोल रहे हैं। दूसरा हुआ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा रहा हूँ ये सेम है कि नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म है कि नहीं है। ये ठीक है। ये सारा केसेस में आपको बताना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगर है तो सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये हुआ केस 1, ये केस 2 और ये है केस 3। ऐसा फिगर्स आपका वो क्या क्या एग्जाम वगैरह देते हो आंसर सब उसमें आता है, ओलंपियाड वगैरह देते हो ना, उसमें आता है। हाँ, तो ये तीनों केस में बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। नॉट सेम मींस आइदर द मैग्नीट्यूड चेंजिंग और द डायरेक्शन इज चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग? पहला केस में इज इट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाई? Direction is same at every point because the tangent to the lines of flux or field line gives you the direction of magnetic field. Direction is same at every point, but the magnitude. यहाँ पर lines are close to each other. Here they are sparse. So you say magnitude direction is constant, but magnitude is changing. वो लिखना है। पहला केस में क्या हुआ? Direction is same. Direction being same. Magnitude changes. Direction being same, magnitude changes. समझ में आया? CD मेरा सबसे प्यारा सा दुश्मन है। CD बताओ इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। रौनक, यूनिफॉर्म किसको कहेंगे? व्हेन द फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट। फील्ड इज ए वेक्टर, इंटेंसिटी इज ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? व्हेन लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर मैग्नीट्यूड इज मोर, अवे फ्रॉम ईच अदर मैग्नीट्यूड इज लेस। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? फील्ड लाइंस को टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन। नाउ टेल अगेन, इसमें से ये क्या यहाँ पर लाइन के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर बराबर दिख नहीं दे रहा है? दिख रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड इज सेम। बट और डायरेक्शन, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा भाई? ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। इज नॉट द डायरेक्शन चेंजिंग? तो आपको मैग्नीट्यूड बीइंग सेम, डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो यू से इट इज मैग्नीट्यूड बीइंग सेम, डायरेक्शन चेंजेस। आखिरी चीज है अहर्षि कुमार बासु का। वासुदेव बोलो, ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई? इसका डायरेक्शन अलग है और सर मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है। हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग है सर। हाँ, हो मैग्नीट्यूड सकता है। अलग है सर, डायरेक्शन भी अलग है। That's not. Both magnitude direction are changing. Here the lines are close to each other, they are away from each other. तो magnitude is different. Direction तो यहाँ का direction कुछ ऐसे हुआ, तो यहाँ का कुछ direction कुछ दूसरा हुआ। तो आप क्या लिखेंगे? Both magnitude and direction changes. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता नहीं है स्कूल में, लेकिन मेड फील्ड आता है और क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रूल तो सेम है। मैं कहेंगे ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे ड्रॉ करोगे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो कुछ ऐसे होगा, कुछ केस तो अलग होता है यहाँ पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन कैसे होगा, जो डायग्राम कुछ ऐसा होता है। समझ में आया? इसमें क्या दिखाना है आपको, फील्ड लाइंस को ऐसे बराबर गैप में ऐसे दिखाना है। फील्ड लाइन 3 4 5 6 कर लो, हो गया। इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आगे ऐसे खाली 4 लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया। क्या बात समझ में आया? सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फील्ड लाइन, व्हाट इज फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, अगला क्लास हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग के बारे में। और 2 चीज़ आपको आज छुपा के रखें कि वाई लाइन फील्ड लाइन्स कैन नॉट एंटर इनटू द कंडक्टर, वाई दे आर नॉर्मल टू द सरफेस, और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग खत्म होगा। उसके अगले क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद करंट नेटवर्क, ठीक है। तो टुमारो वी हैव क्लास एट 9, प्लीज कम इन टाइम, देन एवरीथिंग फाइन। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।